नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है, आशा है आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरा व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या है कि जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ गया है। उसके लिए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का वीवीआई क्वेश्चन उठा करके लेकर के आए हैं और आज की क्लास में हम आप लोगों को 30 वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने विषय वस्तु पर पहुंचते हैं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सवालों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आपदा प्रबंधन जो होता है वो घटना होता है। यह एक ऐसी घटना होता है जो अपने आप घटता है। जैसे आप लोग सुने होइएगा कि बाढ़ आता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, तो ये सब किसके कारण होता है, सुखाड़ कैसे होता है। आज के क्लास में वो सभी बात को जानेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है सूखा यानी सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सुखाड़ यानी इसको क्या बोलते हैं? सुखाड़ बोलते हैं। सुखाड़ किसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे आगे। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? तो सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, आइए इसको सॉल्व किया जाए पहले। तो सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ वह स्थिति है जब लंबे समय तक वर्षा न होने से जल की कमी हो जाती है, जिससे कृषि, पेयजल और जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी कि दोस्तों, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ वह स्थिति है जब क्या होता है, बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं होती है, तो क्या होता है, पानी का अभाव हो जाता है, जिसके कारण किसकी स्थिति उत्पन्न होती है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और बारिश न होने के कारण पीने का जल और कृषि को भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो आपसे कोई सवाल पूछे सुखाड़ किसको बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा कि सुखाड़ वह स्थिति है जब 25% से कम वर्षा होती है। कितना प्रतिशत? 25%। जब 25% से कम वर्षा होती है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सुखाड़ बोलते हैं। यानी अच्छा से समझ लीजिए, सुखाड़ वह स्थिति है जब लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण जल की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? जल की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, किसान को और पीने वाले जल पर जीवन का क्या पड़ता है? प्रतिकूल असर पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सुखाड़ किसको बोलते हैं तो क्या बोलिएगा? एक ये हो गया, एक ये बोलिएगा कि जब 25% से कम वर्षा होती है, 25% से कम वर्षा होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? सुखाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुखाड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप वर्णन करें। यानी आकस्मिक प्रबंधन मतलब क्या होता है? अपने आप घटने वाली घटना। क्या होती है? अपने आप घटने वाली घटना। क्या होता है दोस्तों कि आकस्मिक मतलब होता है अपने आप घटने वाली घटना। क्या होती है? आकस्मिक का मतलब होता है अपने आप घटने वाली घटना। तो बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करना है। तो आइए, तो इसका वर्णन कैसे किया जाए? तो इसका वर्णन ऐसे किया जाएगा कि क्या होगा, सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, बाढ़ जब आए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगर बाढ़ आता है, आप लोगों को पता चले कि बाढ़ आ चुकी है, तो क्या करना है? सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाना है। नाव हो, रॉक हो या रस्सी, टॉर्च, पीने का पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए कि आप लोग को पता चले बाढ़ आने वाली है तो रस्सी, टॉर्च और पीने का पानी और प्राथमिक उपचार, यानी क्या करना, आप लोग को कुछ दवा लेकर के रख लेना है। ठीक है, और राहत और बचाव टीम को तुरंत सूचना देना चाहिए। ठीक है, जो ये टीम होते हैं, ठीक है, बचाव टीम,
उसको तुरंत सूचना देना चाहिए। ठीक है, बच्चों और बुजुर्गों को यानी बूढ़े लोगों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि अभी ऐसा जमाना है कि लोग अपने ही जान बचाने में लगे रहते हैं। बताइए, अगर बाढ़ आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बूढ़े लोग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, बच्चे लोग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। अभी का जमाना ऐसा है कि लोग पहले अपने भागते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है और हमेशा दूसरों का मदद करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आप इतिहास गवाह जाकर के कहीं से भी उठा लीजिए, हमेशा ये पूछता ही है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मानव जीवन की रक्षा, संपत्ति का हानि कम करने और राहत और पुनर्वास कार्य को सुचारू बनाने और आर्थिक पर्यावरण नुकसान घटाने के लिए क्या होता है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन जरूर होना चाहिए। ठीक है, और आपदा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, समझिए। आइए, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो भूकंप हो, ठीक है, सुनामी हो, चाहे वो बाढ़ हो, ठीक है, समझ में आ रही है? वो चाहे बाढ़ हो, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। या आप सोचिएगा कि नहीं ये बहुत दिक्कत देता है, हम इसको खत्म कर देते हैं चाहे रोक देते हैं, नहीं तो आपदा को रोका जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक उपाय है, क्या है? तो इसको कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको कम किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आइए पहले समझ लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो मानव जीवन की रक्षा के लिए और संपत्ति की हानि को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपदा प्रबंधन की अगर आपसे पूछता है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो क्या बताइएगा कि आपदा प्रबंधन जो है उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मानव जीवन की उससे रक्षा होती है और संपत्ति की हानि कम करने के लिए आपदा प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करें। ठीक है, मन से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, मन लगाकर पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण बताना है। क्या करना है इसमें? ये अगला टॉपिक है आप लोगों को, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या कारण है। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िए। ठीक है, देखिए ध्यान से, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। ठीक है, आइए तो क्या है? बिजली और दूरसंचार लाइनों का टूटना, सामान्य संचार व्यवस्था, इससे क्या होता है? तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाते हैं। ठीक है, अगर बिजली और दूरसंचार लाइनों और टूट जाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन अगर पटरी पर चल रही होती है तो उसका डायरेक्शन न मिलने की वजह से क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है और बहुत सारे लोगों की उसमें मौत हो जाती है। ठीक है, तो बिजली और दूरसंचार लाइनों का टूटना, इससे क्या होता है? तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होते हैं। बाढ़, भूकंप, तूफान से उपकरणों का नष्ट होना, क्या है? वो चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो, इससे क्या होता है? उपकरण नष्ट होते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए आप मशीन बैठाए हुए हैं, बाढ़ आती है तो वो मशीन में क्या हो जाता है? जंग लग जाएगा और जंग लगने की वजह से क्या हो जाएगा? क्योंकि बाढ़ आएगी तो पानी आएगी, पानी आएगी तो जंग लगेगा लोहे में, और लोहे में जंग लगेगा तो क्या होगा? उपकरण नष्ट हो जाएगा। और उपकरण लोहों से बना होता है, प्लास्टिकों से बना होता है। ठीक है, क्या है आगे? नेटवर्क टावर का गिरना। क्या है? नेटवर्क टावर का गिरना। अगर नेटवर्क टावर गिर जाते हैं तो क्या होते हैं? इसके वजह से सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। ठीक है, अगला है तकनीकी खराबी या अधिक भार से नेटवर्क जाम होना। ठीक है, तकनीकी खराबी या नेटवर्क पर ज्यादा भार पड़ने की वजह से क्या होते हैं? सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कभी कभी मोबाइल चलाते होइएगा तो संचार व्यवस्था के कारण क्या होता है? मोबाइल का नेटवर्क छोड़ देता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, संचार व्यवस्था के कारण क्या होते हैं? नेटवर्क गिर जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क टावर गिर जाते हैं। आइए, कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है सुखाड़ में मिट्टी, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का उपाय बताना है। क्या बताना है? उपाय बताना है। क्या उपाय होगी? तो सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए बारिश नहीं होती है, ठीक है, बारिश नहीं हो रहा है, आप धान को रोक दिए हैं, बारिश साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगी? मिट्टी को नमी बनाए रखना है, ठीक है। जैसे आप मक्का रोपिए तो उसमें पानी देना बहुत जरूरी होता है, पानी के बगैर मक्का होता ही नहीं है, ठीक है। तो सुखाड़ उस समय पड़ती है, तो उस समय मिट्टी में नमी कैसे रहेगी, आइए समझते हैं। तो मल्चिंग, यानी इसका मल्चिंग का मतलब क्या होता है? तो मल्चिंग का मतलब ये होता है कि सूखी घास या पत्तियों से ढकना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उस जमीन को वहां पे सुखाड़ पर क्या करना है? मल्चिंग, यानी सूखी घास हो या पत्तियों से क्या कर देना चाहिए? उसको ढक देना चाहिए, ताकि क्या हो? मट्टी में नमी बना रहे, ठीक है। अगला में खेत में मेड़बंदी क्या होना चाहिए? इसको बनाए रखने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? तो आप लोग खेत में मेड़बंदी करके रखिएगा। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन का मतलब क्या होता है? बारिश के जल को, ठीक है, जमा करके रखना। क्या होगा? बारिश के जल को जमा कर रखना है। बारिश होगी, आप लोग तालाब, एक कुआं खोद दीजिए, ठीक है, या तालाब खोद दीजिए और उसमें पानी को जमा करके रखिए, ठीक है। जब आपको आवश्यकता होगी पानी को तो आप पानी वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो वर्षा जल संचयन। अगला है कम पानी वाली फसलों की खेती। ऐसा फसल लगाना है जो कम पानी से हो, ठीक है, ऐसा फसल लगाना है जो कम पानी से हो। तो सुखाड़ में मिट्टी को नमी बनाए रखने के क्या उपाय होना चाहिए? तो पहला मल्चिंग होना चाहिए, दूसरा में खेत में मेड़बंदी होना चाहिए, तीसरा क्या है? तो वर्षा जल संचयन, यानी बारिश का पानी जमा करके रखिए और ऐसा फसल लगाइए जो कम पानी से फसल हो जाए, ठीक है, ऐसा फसल उगाइए जो कम पानी से हो। आइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना है? आइए अगला टॉपिक की ओर। और इसी का कारण यह है कि जलवायु आधारित बाढ़ सूखा चक्रवात, ठीक है, इसको कम करने के लिए जलवायु आधारित बाढ़ सूखा चक्रवात को भी देखना है। भूगर्भीय, यानी इसका मतलब भूकंप, भूगर्भीय के अंदर क्या आ जाएगा? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है, ये सब क्या है? भूमि के अंदर में है, ठीक है। तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन पर भी इसको नियंत्रण करना है। जैविक, यानी महामारी और कीट प्रकोप को भी देखना है। कीटनाशक दवा छीटिए, ठीक है, महामारी फैलेगी इससे। जैविक मतलब क्या होता है? महामारी और कीट का प्रकोप होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिससे वजह क्या हो जाए? सुखाड़ में मिट्टी की नमी बना रहे। क्या होना चाहिए? सुखाड़ में मिट्टी की नमी बना रहे। आप दोस्तों क्या है, हम अपनी से सुखाड़ बोलते जा रहे हैं, लेकिन क्या है? सुखाड़ में सबसे पहले किसका होगा? सूखा क्या होता है? सूखा के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। तो सूखा क्या है? अब ये नाम बताए हैं। सूखा में क्या होता है कि 25% से कम बारिश होती है, या मान के चलिए क्या होता है? साफे बारिश नहीं होगा, तो उस समय क्या होती है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगी, पानी नहीं होगी तो क्या होगा? सुखाड़ होगे ना करेगा। आइए ना समझते हैं सूखे की परिभाषा। क्या करना है इसमें? सबसे पहला सूखा का परिभाषा जानना है। आइए सूखा का परिभाषा जानते हैं। तो सूखा किसको बोलते हैं? तो सूखा वह स्थिति है जिसमें वर्षा का अभाव, यानी क्या होता है? बारिश की कमी हो जाती है, लंबे समय तक बना रहे और जल और नमी की गंभीर कमी हो, यानी बारिश साफ ही नहीं होती ना, तन को बारिश होगा ही नहीं और वर्षा का अभाव हो जाएगा, लंबे समय तक बारिश नहीं होगी। तो लंबे समय तक बारिश न होना ही क्या कहलाता है? सूखा कहलाता है। कोई दिक्कत ना है? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों समझते हैं आगे आपदा का प्रकार। तो आपदा हम बताए हैं, आपदा क्या होता है? तो आपदा एक ऐसी घटना है जो आकस्मिक घटती हो या अपने आप घटती हो, उसको क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं, ठीक है। बुढ़वा सब बोलता है पहले के जमाने की प्राकृतिक बाप दादा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, बाप दादा को आपदा कहते हैं। बताइए एक ऐसा चुटकुला बना देते हैं, ठीक है। तो आपदा के प्रकार कितने होते हैं? तो आपदा के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितना प्रकार? आपदा के
दो प्रकार होते हैं। तो पूछेगा सर जी कौन कौन होगा आपदा के दो प्रकार, तो आइए हम बताते हैं आपदा के दो प्रकार कौन कौन होंगे। तो पहला नंबर प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, ऐसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता हो, ठीक है। क्या होगा, ऐसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता हो। जैसे इसमें मान के चलिए प्राकृतिक आपदा क्या होंगे, बाढ़, बाढ़ क्या है, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, क्या है, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। जैसे भूकंप लीजिए, ठीक है, क्या है, भूकंप, भूकंप यानी भूकंप, ठीक है। भूकंप भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर सुनामी ले लीजिए, ठीक है, सुनामी, ओ सॉरी सुनामी ले लीजिए, ठीक है। सुनामी, सुनामी भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, क्या है, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा ये सब जो होता है कोई आदमी थोड़े ला देता है, नहीं लाता है, इसलिए ये सब क्या होता है, ये प्रकृति के द्वारा घटित होता है। किसके द्वारा घटित होता है, प्रकृति के द्वारा। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता हो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। आइए, तो आपदा कितने प्रकार के होंगे, तो आपदा दो प्रकार के होंगे, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा समझ ही गए हैं, और मानव जनित आपदा क्या होता है, तो मानव जनित आपदा ऐसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता हो। जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे महामारी, महामारी क्या है, महामारी, ठीक है, महामारी जो होता है, ठीक है, मानव जनित आपदा है। यहाँ पर आतंकवाद क्या है, आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद भी क्या है, ये मानव जनित आपदा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या है। बाढ़ जो आती है तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उसके उपाय के बारे में आज जान लेते हैं, ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या होंगे, तो सबसे पहले तटबंध, तटबंध का कहने का मतलब क्या है, तटबंध कहने का मतलब, ठीक है, पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तटबंध यानी बांध का जो किनारा होता है उसको जलाशय निर्माण, तटबंध जो बांध बनेगा वो कैसा होगा, उसका निर्माण जलाशय होगा, ठीक है। जल निकासी तंत्र में सुधार, जल का बहाव में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और इससे वनों का संरक्षण होगा, क्या होगा, इससे वनों का संरक्षण होगा, ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय या उपाय जो है यही है, क्या है, तो तटबंध और जलाशय निर्माण, जल निकासी तंत्र में सुधार, वनों का संरक्षण, जिससे क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है। आइए आगे क्वेश्चन है आपका, भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है, भूकंप, भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है, भूकंप और सुनामी में अंतर, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। तो भूकंप क्या होता है, आप लोग को पता है ना कि क्या होती है ना, पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती है, ठीक है। तो वो प्लेटें आपस में जुड़े होते हैं, जब वो प्लेट एक दूसरे से दूर हटते हैं, अलग होते हैं, तो भूमि में क्या होता है, कंपन होता है। उसी भूमि के कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं, क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। आज का क्लास ऐसा है ना, जो अगर सिर्फ ये वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको 30 में से जो है एसएसटी आधा कवर हो जाएगा, पूरा आपदा प्रबंधन कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपदा प्रबंधन इससे कवर हो जाएगा, जब कवर हो जाएगा तो नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। और आप लोग पढ़िए मन से और नंबर अच्छा लाइए, ऐसा कहीं भी नहीं बताएगा, पढ़िए मन से पढ़िए, ठीक है। भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। भूकंप और सुनामी में अंतर, अंतर मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो भूकंप और सुनामी में क्या अंतर होगी, तो भूकंप क्या होता है,
तो धरती की प्लेटों के हिलने से भूमि का कंपन होता है। हम बताएं ना कि क्या होता है, धरती के नीचे जो होते हैं प्लेटें होते हैं, और प्लेट जब एक दूसरे से हटते हैं तो कंपन होता है। तो धरती की प्लेटें के हिलने से भूमि का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप। और सुनामी क्या होता है, तो समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी से, ठीक है, पानी अगर आप देखे होंगे टीवी या फिल्म में या समुद्र के आसपास में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जो वहां पर समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, कई मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, उछाल मारता है। देखते होंगे पानी ऐसे रहता है और ऐसे उठ के ऐसे जाके ऐसे ऐसे करते रहता है नाव की तरह, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें कंपन होता है, ज्वालामुखी कंपन होता है, ठीक है। और ज्वालामुखी से उत्पन्न कंपन को ही क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विशाल लहरें को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। यानी समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न विशाल लहरें को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछे कोई भूकंप और सुनामी में अंतर, तो भूकंप और सुनामी में अंतर बता दीजिएगा ना। भूकंप क्या होती है, तो धरती के प्लेटों के, या ऐसे बोल सकते हैं भूमि के प्लेटों के हिलने से भूमि का क्या होता है, कांपना। भूमि का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। सुनामी किसको बोलेंगे, तो समुद्र में भूकंप ज्वालामुखी से उत्पन्न विशाल लहरें को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। आप लोग नोट करते भी चलिएगा, ऐसा कहीं भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये 30 ऐसा क्वेश्चन आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों क्या है कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको है ना कोई भी दिक्कत आधा एसएसटी कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं एसएसटी के सम्राट भाई अभिषेक कुमार को नमस्कार। मेरा आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छा से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मन लगाकर पढ़ करके और अच्छे अंक की प्राप्ति कीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन से बचाव के उपाय, ठीक है। यानी भूस्खलन के जो है ना उसका 2 उपाय बताना है, ठीक है। आप लोग नोट्स वगैरह पढ़े होंगे या क्या है, जो आज मेरा पहला क्लास है उसके बाद अब से चैप्टर वाइज हम नोट्स के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। और इतना गारंटी है कि आप लोग को 90% नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जब 90% नंबर आएगा तो कोई जरूरी है इन्हें में भटकना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग मन से हमारे चैनल पर आइए, जुड़े रहिए। तो पढ़िए भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय। भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय कौन कौन है, तो भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय। पहला नंबर ढलानों पर वनीकरण, ठीक है। ढलानों पर वनीकरण करने का मतलब आप लोग जाते होंगे बांध पर, तो बांध के नीचे क्या हो, बांध एकदम सीधे ऐसे करके रहता है। अगर यहाँ पर बैठते हैं तो सीधे छिहुल के नीचे चले जाएगा, ठीक है। और जैसे छिहुलिएगा ना तो आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। छिहुल के नहीं जाना है। उसके लिए बांध के छान पर जो क्या करना है, वहां पर जो सतह है उसका वहां पे पेड़ लगाना है, जिससे क्या होगा, ढलानों पर वनीकरण होगा। क्या होगा, ढलानों पर वनीकरण होगा। और एक अच्छा बात पता है, ढलानों पर जो है ना जल निकासी को सुधारना है। क्या होता है, बारिश आती है तो बांध का किनारा पूरा ढह के नीचे चला जाता है, ठीक है। जब चला जाएगा तो क्या होगा, तो इसके लिए ढलानों पर जल निकासी को क्या करना है, सुधारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, या कहीं पे कुछ गलत हो सर बताइए, तुरंत यहाँ पे ऐसे वाला बात बता दिए हैं, ठीक है। या कोई भी प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर के भी तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर नोट्स पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग मैसेज कीजिए। नंबर है 9954 नहीं रुकिए 9955422410। इस पर मैसेज कीजिए, आप लोग को नोट्स वगैरह मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। पीडीएफ फ्री में मिलेगा, 1 नंबर नोट्स मिलेगा, ऐसा नोट्स कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये बिजी रहते हैं तो 1 नंबर है आप लोग का 8757083162। इस पर कीजिए। अगर ये पर रिसीव नहीं होता है तो इस पर कीजिए, एक लौता नंबर है सभी, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज कीजिए, ठीक है। बताइए सर यहाँ पे ये दिक्कत है,
हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है सुनामी के 3 प्रभाव। ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने सिलेबस पर ध्यान देते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। क्या है सुनामी के 3 प्रभाव के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। आइए, तो सुनामी के 3 प्रभाव कौन कौन होगा। तो पहला नंबर तटीय क्षेत्रों का डूबना, ठीक है। तटीय क्षेत्र का डूबना ही क्या कहलाता है, सुनामी के 3 प्रभाव में एक पहला प्रभाव यह है कि तटीय क्षेत्र डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र डूब जाएगा। और जब ये क्षेत्र डूब जाएगा तो बचेगा नहीं, बचेगा। अगला है जनहानि और संपत्ति की हानि। जनहानि भी होगी और यानी जनहानि मतलब जानवर की क्षति होगी, गाय का भी क्षति, गाय होता है, ठीक है, जैसे जानवर हो गए, लोग हो गए, मनुष्य हो गए, सबका भी क्षति होगा। और उसके पास जितना भी संपत्ति है वो संपत्ति भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यानी तटीय क्षेत्र का डूबना, जनहानि और संपत्ति का हानि, ठीक है, और समुद्री परिस्थिति का विनाश होना। इस सब ये तीनों क्या है, तो ये तीनों सुनामी के प्रभाव है, ठीक है। पहला प्रभाव क्या है, तटीय क्षेत्रों का डूबना। दूसरा प्रभाव क्या है, जनहानि और संपत्ति की हानि। तीसरा प्रभाव क्या है, तो समुद्री परिस्थितिकी का विनाश होना। क्या है, समुद्री परिस्थितिकी का विनाश होना। देखिए आप लोग नोट करते भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है आपदा का अर्थ। आपदा इसमें बता ही दिए, फिर भी पढ़ लीजिए। आपदा क्या आता है, विस्तार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। आपदा क्या है, तो आपदा का अर्थ होता है अचानक घटित होने वाली घटना। क्या होती है, अचानक घटने वाली घटना को क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक घटित होने वाली घटना जो मानव, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाए उसी को क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे, ठीक है। या एक लाइन में ऐसे बोलिए, ठीक ना, ऐसी आकस्मिक घटना जो अपने आप घटित होता हो उसको क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। और ये आपदा प्रबंधन है, ज्योग्राफी के खंड में जोड़ा गया है, ठीक है। बुजुर्ग लोग का कहना है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सामे पढ़ी सुबह सफा, ठीक है। और अभी का जवान का सब की कहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, अभी पढ़ी अभी सफा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग मन से पढ़िए और ध्यान में रखिएगा। आप लोग ये बात को मतलब दिलवा में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो अचानक घटित होने वाली घटना जो मानव, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाए उसी को क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। यही आपदा का अर्थ होता है। अगला नंबर, आइए पहले एक लाइन से एक सबको समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, टॉपिक पर ध्यान दीजिए। नंबर क्या है उसको छोड़िए, आप लोग टॉपिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पीडीएफ है, पीपीटी नहीं है अभी, तो पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत होता है, लोग मन से पढ़िए। आइए, और जोखिम का आकलन और रोकथाम करना है। क्या करना है, जोखिम का आकलन और रोकथाम। अगला क्वेश्चन है सुखाड़ प्रबंधन, ठीक है। यानी सुखाड़ का प्रबंधन कैसे होगा, तो वर्षा जल संचय यानी वर्षा के पानी को क्या करना है, जमा करना है। नमी संरक्षण तकनीक, ठीक है। भूमि के सतह को क्या करना है, नमी यानी हमेशा वहां पे सुखाड़ ना हो और नमी रहे, और सूखा रोधी फसलों की खेती। ऐसा फसल लगाना है, ठीक है, जो कम पानी में हो जाए। सूखा रोधी कम पानी में हो जाए उसी को क्या होता है, सूखा रोधी, ठीक है। जल का पुनः उपयोग, ठीक है, जल जो होगा उसका फिर से हम उपयोग करेंगे, जल बचाव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ की स्थिति। बिहार में बाढ़ की स्थिति, तो बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है, आइए तो समझते हैं इसको। तो बिहार जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों से घिरा राज्य है। क्या है, बिहार क्या है, बिहार क्या है, तो बिहार जो है आपदा के क्षेत्र में बिहार क्या है, तो बिहार जो है ना गंगा और उसकी सहायक नदी से घिरा राज्य है। क्या बिहार गंगा और गंगा नदी के सहायक नदियों से घिरा राज्य है।
क्या होता है, मानसून में भारी वर्षा होती है तो नेपाल से पानी आता है। क्या होता है, मानसून में जब भारी वर्षा होती है तो नेपाल से पानी आता है, और पानी क्या होता है, बाढ़ का कारण बनता है। पानी क्या होता है, नेपाल से आए पानी बिहार का बाढ़ का कारण बनता है, जिससे हर साल लाखों लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। हर साल लाखों लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बिहार में बाढ़ की स्थिति अगर आपसे बोर्ड एग्जाम पूछता है या कोई भी पूछे, ठीक है, या टेस्ट पेपर एग्जाम में पूछे, ठीक है, तो क्या बोलिएगा बिहार में बाढ़ की स्थिति, कि बिहार जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों से घिरा राज्य है। बिहार क्या है, गंगा नदी और उसके सहायक राज्य से घिरा राज्य है। ठीक है, उसके सहायक नदियों से घिरा राज्य है, और मानसून में भारी वर्षा और नेपाल से आने वाला पानी बाढ़ का कारण बनता है। क्या होता है, भारी वर्षा और नेपाल से आने वाला पानी जो होता है बाढ़ का कारण बनता है, जिससे हर साल लाखों लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हैम रेडियो का उपयोग। क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या है पीडीएफ का, इसलिए हम सोचे एक साइड से पहले करवा देते हैं तो दूसरे साइड से करवाएंगे, वैसे में समझाया हुआ टॉपिक दोबारा समझ में आएगा। ठीक है, हैम रेडियो का उपयोग क्या है, तो आपात स्थिति में दूरस्थ संचार राहत कार्यों का समन्वय और बचाव दलों को सूचना पहुंचाने में प्रयोग होता है। हैम रेडियो का उपयोग कहाँ होता है, अगर मान लीजिए आपात यानी कोई घटना अचानक से घटती है, ठीक है, तो उस समय स्थिति में दूर से भी संचार राहत कार्यों का क्या होता है, नियंत्रण होता है, समन्वय होता है, बचाव दलों को सूचना पहुंचाने में इसका प्रयोग होता है। हैम रेडियो जैसे आप तुरंत बोल दीजिएगा कि हैम रेडियो के अनुसार आप बोल दीजिएगा ये घटना हो चुका है। ठीक है, तो हैम रेडियो बोलिएगा किसी से, तो हैम रेडियो से ही ना। अगला लास्ट टॉपिक है भूकंप क्या है, तो भूकंप हम बताए ना, भूकंप क्या है कि पृथ्वी की प्लेटों को खिसकने या ज्वालामुखी गतिविधि से धरती का अचानक हिलना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। इससे पहले भी बताया भूकंप, दोबारा बता देते हैं फिर से। भूकंप क्या होता है, तो भूकंप जो है, ठीक ना, धरती के प्लेट में, धरती के अंदर प्लेटों का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ पे एक बार और से स्क्रीन चला देते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ओमेगा इंटर साइंस कोचिंग, ठीक है, लदौरा कल्याणपुर समस्तीपुर। अच्छे अंक की प्राप्ति के लिए यहाँ पे नामांकन जल्दी करवाए। आइए, आप लोग को YouTube में फ्री पर पढ़ाई होगा, चैनल का नाम है मैथ्स वाला। ठीक है, आइए अगला है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, मान के चलिए आप लोग मकान बनाते हैं तो मकान को बार बार नहीं बनाया जाता है। ठीक है, मकान को बार बार नहीं बनाया जाता है क्योंकि खर्च लागत जो होता है उसका बहुत ज्यादा होता है, और हम लोग मकान जल्दी नहीं बना सकते हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए ताकि ये टिकाऊ बना रहे, ठीक है, मजबूत बना रहे। तो इसके लिए हम एक टॉपिक को उठा के लाए हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछता है। ये कितना नंबर का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए। ठीक है, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति हल्की लचीली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे, ठीक है, हल्की लचीली, बाबू जरा बच के रे, ठीक है, पतली कमर तो लचके रे। ठीक है, तो हल्की लचीली और कम ऊंचाई वाली संरचना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मकान बनना चाहिए उसका संरचना ऊंचाई होगा उसका कम होना चाहिए और हल्की लचीली होना चाहिए, तभी भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होती है। ऐसा ही, ठीक है, सादी समकोणीय और सममित आकार की आकृति की होनी चाहिए। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे सभी, ठीक ना, समकोणीय और सममित आकृति। ठीक है, मजबूत नींव और हल्की छत होना चाहिए। ठीक है, मजबूत नींव का मतलब पिलर जो है उसका नींव का मतलब होता है पिलर, खंभा, ठीक है, स्तंभ जिसको बोलते हैं, वो मजबूत होना चाहिए, और छत भी होना चाहिए, और हल्का छत होना चाहिए। ये कि नहीं आप पिलर नीचे से दिए नहीं, ऊपर से एकदम छत को भारी बना दिए हैं, तो आपका क्या होगा, भूकंप एक को बेराएगा कि बस ले चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण से आपका क्या अभिप्राय है। वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या होता है, वर्षा का पानी का जमा होना। क्या होता है, बारिश के पानी का जमा होना ही क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो बारिश के पानी को एकत्रित कर टैंक, तालाब या भूमिगत संरचनाओं में, यानी आप क्या कीजिए, छत पे एक टैंक बना दीजिए या नीचे में तालाब बना दीजिए, या भूमिगत संरचनाओं में यानी कुआं खोद दीजिए,
ताकि भविष्य में उपयोग हो सके, पानी का क्या हो सके, कमी नहीं होगा और भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाढ़ द्वारा क्षति कम करने के उपाय। क्या है? बाढ़ द्वारा क्षति कम करने के उपाय। अगर बाढ़ होता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, बहुत सारा जानमाल की क्षति होती है। यहाँ पे हम दूसरा जानमाल बोल रहे हैं, तो गलत सलत नहीं सोच लीजिएगा। ठीक है, तो जानमाल की क्षति होती है तो कैसे होगा, तो बाढ़ द्वारा क्षति कम करने के उपाय। पहला तो नदी तट पर यानी नदी के किनारे बांध बनाना चाहिए। क्या होना चाहिए? नदी के किनारे बांध बनना चाहिए। इससे क्या होगा, बाढ़ द्वारा क्षति को, नहीं तो पानी आएगा नदी में, नेपाल से, नेपाल सरकार पानी छोड़ेगी और पानी छूटता है जी, नहीं ना। क्या होता है, भारी वर्षा के कारण पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे पानी कहाँ आता है, बिहार में आता है। बिहार, नेपाल की वजह से बिहार में बाढ़ आती है, नहीं तो आप लोग पानी के लिए बाबा चिल्लाते रह जाइएगा। ठीक है, बाढ़ आना लाभदायक भी होता है और विनाशकारी भी होता है। मान लीजिए कि बाढ़ आता है तो किसान को उससे फायदा भी होता है बहुत सारा, पहले तो क्षति होगी उसके बाद फायदा होगी। ठीक है, फसल पैदावार अच्छे होंगे। तो बाढ़ द्वारा क्षति के कम करने के क्या उपाय है, तो नदी के किनारे बांध बनाना। क्या होना चाहिए, नदी के किनारे बांध बनाना। ठीक है, अगला जल निकासी व्यवस्था सुधारना। क्या होना चाहिए, जल निकासी यानी जल जो है उसका बहाव में क्या होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ठीक है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बस्तियां बसाना। अगर कोई भी हो प्लेटफॉर्म तो ऐसा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बस्ती बसाना है जिससे बाढ़ से वहां पे क्षति न हो। समय से चेतावनी देना। ठीक है, समय से क्या होना चाहिए, चेतावनी देना, तब तो बाढ़ को क्षति कम करने के उपाय हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं, तनी हम स्पीड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूकंप के प्रभाव के कम करने के दो उपाय। ठीक है, भूकंप के इससे पहले बताए थे। ठीक है, बाढ़ से बचाव के उपाय। ठीक है, अगला है इसमें, ठीक है, भूकंप से प्रभाव के कम। अगला है सुनामी का, तो भूकंप से प्रभाव कम करने के दो उपाय कौन है, तो भूकंप रोधी भवन निर्माण। ठीक है, भूकंप रोधी भवन का निर्माण होना चाहिए, ऐसे भवन का निर्माण जो भूकंप से उसका प्रभाव न पड़े। अगला क्वेश्चन है, मतलब आंसर इसका, सुरक्षित खुले स्थानों में रहना। ठीक है, ऐसे सुरक्षित खुले स्थानों में रहना जहां तुरंत बाहर निकलना। ठीक है, ऐसा कि नहीं आप लोग घर में पैक हो जाए, भूकंप आ रहा है, बिल्कुल कर रहा है, आप लोग सोए हुए आराम से, पता चलेगा, बस समझ ही रहे हैं। अगला है आपका आकस्मिक प्रबंधन में, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका। क्या है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका। ठीक है, तो इसका भूमिका क्या होता है, तो राहत और बचाव दल का संचालन। राहत और बचाव दल का संचालन आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका यही होती है। और पीड़ितों को भोजन देना। ठीक है, जो व्यक्ति आपदा से क्या हो सके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको भोजन और पानी, दवाइयां उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या करना है, आप लोग हेल्प कीजिएगा ना, बाढ़ आएगा तो मन से कीजिएगा, मीठा चूड़ा लेके पहुंच जाइएगा, दूध चूड़ा। ठीक है, गाय रवे न करता है। तो पीड़ितों को नहीं, ठीक है, पीड़ितों को, यानी पीड़ितों का मतलब जो ग्रस्त हो चुके हैं, ठीक है, रोगी हो चुके हैं, उनको क्या होना चाहिए, आपदा से रोगी हो चुके हैं, आपदा रोगी, तो उनको भोजन और पानी, दवाई उपलब्ध कराना है। ठीक है, और पुनर्वास आर्थिक सहायता भी देना है, यानी फिर से घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना है। चेतावनी और सूचना प्रसार। ठीक है, पहले ही बता देना है उसको ऐसा सब। ठीक है, चेतावनी और सूचना प्रसार। अगला क्वेश्चन है सुनामी के बचाव के दो उपाय। क्या है, सुनामी के बचाव के दो उपाय। तो सुनामी के बचाव के दो उपाय क्या होंगे, तो सबसे पहले समुद्र किनारे लगे चेतावनी संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया। क्या होना चाहिए, समुद्र किनारे यानी लगे चेतावनी संकेत। समुद्र के किनारे क्या होते हैं, चेतावनी संकेत लगे होना होता है, और उससे क्या होता है, तुरंत प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, तुरंत प्रतिक्रिया होता है। और सुनामी के बचाव, तो ये सब समुद्र के किनारे अक्सर दिखाई देता है। ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर तुरंत जाना। अगर ऐसा सुनामी आता है तो क्या होना चाहिए, आप लोग को तुरंत ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए और सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत काम देगा, कॉपिया में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपिया नहीं होगा तो बोलिएगा सर पैसा लाइए ना, कॉपी खरीद देते हैं। ठीक है, आइए प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार। प्राकृतिक आपदा के, यानी हम लोग आप पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार।
ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार क्या है? चलिए क्वेश्चन को पेंडिंग किया जाता है, ये क्वेश्चन को पेंडिंग किया जाता है। आपदा, प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार को पेंडिंग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है बाढ़ से होने वाली हानियां। ठीक है, तो बाढ़ से होने वाली हानियां, बाढ़ से होने वाली हानियां क्या है? बाढ़ से होने वाली हानियां यानी जान माल की हानि होना। ठीक है, जान माल की क्या होती है? हानि होती है। फसल और पशुधन का नष्ट होना। अगर बाढ़ आती है तो क्या होती है? जान माल की बहुत ज्यादा क्षति होती है। ठीक है, फसल और पशुधन का नष्ट होना, फसल भी क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। जो हमारे पास पशुधन होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उससे आप क्या होता है? बाढ़ से बीमारी भी फैलता है। इतना अभी प्रदूषण है कि अगर बाढ़ आ जाए तो सब प्रदूषण बाढ़ के पानी में ही आ जाएगा, जिससे क्या होगा? बीमारी का फैलाव होगा। ठीक है, बुनियादी ढांचों का नुकसान, अच्छे अच्छे जो ऊंचे ऊंचे स्थान वो सब क्या होगा? बाढ़ के कारण वो सब ढह जाएंगे। ठीक है, तो बुनियादी ढांचे का नुकसान। ये अगला क्वेश्चन है सुनामी के बचाव के उपाय। क्या है? सुनामी के बचाव के उपाय। तो समय पर चेतावनी प्रणाली। क्या है? समय पर चेतावनी प्रणाली, ऊंचे क्षेत्रों में आश्रय स्थल। ठीक है, और तटीय वनीकरण। तटीय जो होगा इसका सुनामी के किनारे का, जहां पे सुनामी आता है उसका तटीय, तट पे क्या करना है? पेड़ पौधे ज्यादा लगाना है। ठीक है, यानी तटीय वनीकरण। अगला है प्राकृतिक आपदा में एक वैकल्पिक संचार माध्यम। क्या है? प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम। इसमें सबसे पहले हैम रेडियो क्या होता है? तो हम बता चुके हैं पहले, उसमें भी हैम रेडियो क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है? तो बिजली या नेटवर्क न होने पर भी लंबी दूरी पर संदेश भेजने में, जैसे आप लोग के पास मोबाइल होगा, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो तुरंत बोल देते हैं मौसी यहाँ पे बाढ़ आ गया है। ठीक है, मौसी को उसके मौसा खोजने लगता है, बताओ। ठीक है, आगे आइए। अगला है बाढ़ के कारण और सुरक्षा के उपाय। तो कारण इसका क्या है? सबसे पहले किसी चीज का कारण जानना चाहिए, उसके बाद उसका हल निकालना चाहिए। अगर मान के चलिए आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करते हैं? ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद उसका उपाय यानी उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के कारण और सुरक्षा का उपाय बताना है। तो कारण क्या है? ज्यादा वर्षा, नदी का जलस्तर बढ़ना, तटबंध टूटना यानी बांध का टूटना, इसे क्या होता है? बाढ़ का कारण बनता है। ये सब क्या है? बाढ़ के कारण है। ज्यादा बारिश होगी तो बांध टूटेंगे, नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो बांध टूटेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? बाढ़ के कारण सुरक्षा का उपाय क्या होगा? तो तटबंध, जल निकासी, चेतावनी प्रणाली, ये सब क्या है? तो ये सब बाढ़ के उपाय है, बाढ़ की सुरक्षा के उपाय है। अगला क्वेश्चन है आपदा के प्रकार। क्या है? आपदा के प्रकार। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक आपदा में आपका आ जाएगा भूकंप, बाढ़, सूखा। ये क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है? मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा क्या होंगे? औद्योगिक दुर्घटना, आग, युद्ध, महामारी, आतंकवाद, ये सब क्या है? ये सब मानव जनित आपदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप और सुनामी से बचाव के उपाय। क्या है? भूकंप और सुनामी से बचाव के उपाय। तो क्या है? भूकंप रोधी भवन का निर्माण, चेतावनी प्रणाली, ऊंचे क्षेत्रों में आश्रय और लोगों में जागरूकता। जिससे क्या होगी? तो जिससे ये होगी कि भूकंप और सुनामी से बचाव होंगे। ठीक है, और यही उपाय है भूकंप और सुनामी के बचाव के। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य यह है जनहानि कम करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो जनहानि कम करना। क्या है? जनहानि कम करना। राहत और पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब होता है फिर से घर का निर्माण। संसाधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसाधनों का समुचित उपयोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। और जोखिम का आकलन और रोकथाम। क्या होना चाहिए? जोखिम का आकलन और रोकथाम। ये सब समझाया गया है। सुखाड़ प्रबंधन क्या होता है? तो वर्षा जल संचयन। ठीक है, बिहार में बाढ़ की स्थिति, हैम रेडियो का उपयोग भी बताइए दिया है। भूकंप क्या ये भी बताइए दिया है। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओमेगा इंटर साइंस कोचिंग, लदौरा, कल्याणपुर, समस्तीपुर। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल के क्लास।